तो पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी में जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हेनरी लॉ। तो हमने हेनरी लॉ पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इस चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग हेडिंग देते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है दोस्तों? होता क्या है कि जब हम कभी प्योर लिक्विड लेते हैं, क्या लेते हैं? प्योर लिक्विड लेते हैं, और प्योर लिक्विड को कहाँ रखते हैं? क्लोज्ड कंटेनर में। कहाँ रखते हैं? क्लोज्ड कंटेनर में। यानी एक हम कंटेनर ले रहे हैं, वेसल ले रहे हैं, जो कि कैसा वेसल है? क्लोज्ड वेसल है। और इस क्लोज्ड वेसल में क्या प्रेजेंट है? हमारा प्योर लिक्विड प्रेजेंट है। और ये जो प्योर लिक्विड है ना, वो वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। तो व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड? तो वोलेटाइल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो वेपर बन जाए। जो क्या बन जाए? वेपर बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। तो जैसे वाटर, तो वाटर को अगर हम रखेंगे तो वाटर क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है, वेपर बन जाता है। तो वाटर इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस। पेट्रोल इज ऑल्सो वोलेटाइल सब्सटेंस। जो भी इवापोरेट हो जाए उसे कहते हैं वोलेटाइल। कैम्फर यानी जो कपूर होता है वो भी वोलेटाइल होता है। नेफ्थलीन बॉल वो भी वोलेटाइल होता है। लेकिन शुगर क्या हो? वोलेटाइल होता है। नमक NaCl क्या है? सोडियम क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल वोलेटाइल है? नहीं, वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। यूरिया क्या है? वोलेटाइल है? नहीं, नॉन वोलेटाइल है। तो यूरिया भी नॉन वोलेटाइल है। तो अब हम समझ गए हैं कि वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है। तो ये प्योर लिक्विड है, और ये प्योर लिक्विड कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है। तो जब हम इस प्योर लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो ये क्या होगा? इसमें इसके लिक्विड पार्टिकल इवापोरेट होंगे। तो इसके जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? इवापोरेट होंगे। और वो इवापोरेशन के चलते क्या होगा? वो अपने लिक्विड सरफेस को छोड़ करके ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? और इसके ऊपर क्या बन जाएगा? लिक्विड सरफेस के ऊपर चारों तरफ क्या होगा? इस लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर होगा। इस लिक्विड मॉलिक्यूल का क्या प्रेजेंट होगा? वेपर प्रेजेंट होगा। उसी टाइम क्या होगा कि कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी जो वेपर स्टेट में है, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो किस स्टेट में है? वेपर स्टेट में है, वो वापस फिर से आकर के कहाँ आ जाएगा? वो वापस फिर से आकर के लिक्विड सरफेस से जाकर के मिल जाएगा, यानी वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इवापोरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वेपर बन रहा है। और यहाँ पर एक जस्ट अपोजिट प्रोसेस भी हो रहा है, जो कि वेपर वापस क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है। यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहा है, यानी लिक्विड क्या बन रहा है? वेपर बन रहा है, और वेपर वापस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन जा रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। वो कैसा प्रोसेस है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में इवापोरेशन का रेट ज़्यादा था, और वापस जब वेपर लिक्विड बन रहा है उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जो लिक्विड वेपर बन रहा था तो उसे कहते थे इवापोरेशन। और जब वेपर लिक्विड वापस बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो स्टार्टिंग में इवापोरेशन का रेट ज़्यादा था, कंडेंसेशन का रेट कम था। और जब रिवर्सिबल प्रोसेस था, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि एक समय जो था फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या होगा? दोनों का रेट सेम हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो वहाँ हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा ही, इक्विलिब्रियम अटेन होगा ही।
क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का स्टेबल स्टेज होता है। तो हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करेगा, जो है इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि वो क्या अचीव कर लिया है, वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है ना। वो क्या अचीव कर लिया है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। यानी कहने का मतलब जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर होगा तो यहाँ पर जो वेपर बना है, तो ये वेपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना। ये प्रेशर लिक्विड सरफेस पे लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो इस प्रेशर को आखिर हम कैसे मेजर करेंगे, तो इस प्रेशर को हम मेजर करेंगे, एक डिवाइस लेंगे। वो कौन सा डिवाइस है, मैनोमीटर। गैस के प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, मैनोमीटर। जो गाड़ी के जब हम लोग हवा भराते हैं ना टायर में, ट्यूब में, जब साइकिल या बाइक से जाते हैं, बाइक में जाते हैं या कार से जाते हैं, तो देखिएगा कि आपका हवा कम हो जाता है तो आप पंचर वाले के पास हवा भरवाते हैं, तो उसके पास एक डिवाइस रहता है। वो डिवाइस क्या करता है, वो डिवाइस करता है आपके जो साइकिल या आपका जो बाइक है उसके टायर का प्रेशर नापता है। उसके टायर के अंदर जो ट्यूब होता है उसमें जो गैस प्रेजेंट होता है उसका प्रेशर नापता है। तो उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मैनोमीटर। उस डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, मैनोमीटर। और मैनोमीटर एक तरह का क्या होता है, गैस प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस होता है। तो ये क्लास 11 का चीज़ है। क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 5 है गैसेस स्टेट, उसमें पढ़ना है। तो अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो है बैरोमीटर। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए, बैरोमीटर। और लेकिन जो गैस प्रेशर नापने के लिए डिवाइस यूज करते हैं वो है मैनोमीटर। तो यहाँ पर हम इस वेपर का वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, एक मैनोमीटर लगाना पड़ेगा। तो मैनोमीटर हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मैनोमीटर भी आजकल तरह तरह का आता है और डिजिटल भी आता है, ठीक है ना। लेकिन हम डिजिटल नहीं, जो सबसे सिंपल मैनोमीटर होता है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक कांच का ट्यूब लगा दिए हैं, यू टाइप का जो ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है, इस ट्यूब के जो अंदर भरा हुआ है वो भरा हुआ है मरकरी। क्या भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर जो भरा रहेगा वो क्या भरा है, मरकरी भरा हुआ है। और जैसे जैसे यहाँ पर वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर का रीडिंग कैसे होगा, धीरे धीरे ये वेपर कहाँ जाएगा, इस मैनोमीटर के लिम्ब समझते हैं जी, इसको कहते हैं लिम्ब। क्या कहते हैं, लिम्ब। तो मैनोमीटर के लिम्ब में जाएगा और ये प्रेशर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर के चलते क्या होगा, मरकरी का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, राइज होता जाएगा। तो मरकरी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, मरकरी का लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और यहाँ पर रीडिंग बना हुआ है। जैसे थर्मोमीटर में रीडिंग बना होता है, यहाँ पर रीडिंग बना हुआ होता है। तो जितना ऊपर जाएगा वहाँ पर उस लेवल को देख करके हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो वेपर प्रेशर कितना है। तो लिक्विड इवापोरेट होकर के वेपर बना है, और इक्विलिब्रियम के दौरान जो वेपर प्रेशर लगाता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर developed by the vapor of liquid, the pressure developed by the vapor of liquid when liquid and vapor
are in equilibrium is called vapor pressure. Is called vapor pressure. The pressure developed by the vapor of liquid, यानी लिक्विड का वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, when liquid and vapor are in equilibrium is called vapor pressure of liquid. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. तो किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो किस किस फैक्टर पे हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. तो जो सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ेंगे वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. क्या है? तो हमारा जो पहला फैक्टर कौन है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड पे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका है? लिक्विड का. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेपर प्रेशर के बीच में जानते हो कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यानी हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर, तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर को Vp से डिनोट कर रहे हैं. वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो यानी कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर किसी लिक्विड का ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा? कम होगा. ऐसा क्यों हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी इवापोरेट होगा. अपने मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को छोड़ के नहीं जा सकता है. तो जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है वो जल्दी से वेपर नहीं बन पाएगा. आसानी से वेपर नहीं बन पाएगा. ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा वेपर बनने के लिए. तो ज़्यादा वेपर नहीं बनेगा, और ज़्यादा वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा. यानी कहने का मतलब जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा उसका इवापोरेशन कम, उसका वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा? उसका कम होगा. अगर हम दो लिक्विड लेते हैं, एक वाटर और ईथर, तो वाटर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वाटर के बीच में क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. लेकिन अगर हम बात करें ईथर की तो ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स प्रेजेंट है. तो ईथर क्या है? ईथर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमज़ोर होने के चलते इसका इवापोरेशन जल्दी होता है. यानी ईथर को अगर कोई एक शीशी में मेरे पास ईथर रखा हुआ है और उस ईथर को नीचे गिरा देंगे तो ज़मीन में सटेगा भी नहीं, वो धीरे धीरे क्या होगा? इवापोरेट हो जाएगा. आपके बोतल को खोलते ही उबलना चालू हो जाएगा. जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. उससे ज़्यादा एनर्जी देना होता है उसको लिक्विड को वेपर बनाने के लिए. तो हम यहाँ कह सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं कि जो लिक्विड है ग्रेटर द
इंटरमोलिकुलर फोर्स लोअर इज द greater the intermolecular force of liquid, lower will be the वेपर प्रेशर। तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। जैसे हमें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरीन का ही केमिकल नेम है। ग्लिसरॉल क्या है, इसका कॉमन नेम क्या है, ग्लिसरीन। जो मार्केट में आपको ये ग्लिसरॉल ग्लिसरीन के नाम से मिलता है। तो ग्लिसरीन का यूज ठंडी दिनों में होता है या साबुन वगैरह में यूज करता है। तो काफ़ी चिपचिपा पदार्थ होता है ग्लिसरीन, और काफ़ी मोटा पदार्थ होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ग्लिसरॉल के बाद हम एक दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लिए हम, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो थोड़ा पतला होता है, इससे थोड़ा पतला होता है, सिरप टाइप का होता है। कैसा होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, सिरप टाइप का होता है। फिर हम एक और लिए, अगला सब लिक्विड कौन सा ले रहे हैं, वाटर। हम सब लिक्विड ही ले रहे हैं। तो अगला लिक्विड कौन है, वाटर। फिर हम एक और लिक्विड ले रहे हैं, हमारा अगला लिक्विड है इथेनॉल। एक और लिक्विड ले रहे हैं, ईथर। तो हमने यहाँ जो भी लिक्विड लिया है, तो ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरॉल बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। फिर इथीलिन ग्लाइकोल, उससे पतला है, उससे पतला कौन है, वाटर। तो धीरे धीरे विस्कोसिटी घट रहा है। उसके बाद इथेनॉल और उसके बाद ईथर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से किधर जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीजेस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटते जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। तो ईथर भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस लगभग ईथर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स घट रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट रहा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स घट रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट वेपर प्रेशर क्या होगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर लेफ्ट से राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होगा, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरीन का। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, ईथर का होगा। ईथर में वेंडरवाल फोर्स काम करता है, वेरी वीक वेंडरवाल फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवाल फोर्स को अगर कंपेयर करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है एज कंपेयर टू वेंडरवाल फोर्स। तो ग्लिसरॉल में OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त होता है। 3 OH ग्रुप है। कितना OH ग्रुप होता है, 3 OH ग्रुप होता है। इसमें 2 OH ग्रुप होता है, और वाटर में 1 OH ग्रुप होता है। इथेनॉल में भी 1 OH ग्रुप होता है। आगे जब ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो जैसे जैसे OH ग्रुप घटते जाएगा तो OH ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है,
OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो ग्लिसरॉल में 3 OH ग्रुप होने के चलते 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा अगला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, देखते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम वेपर प्रेशर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन बढ़ेगा, और इवापोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इवापोरेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनेंगे, और ज़्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब हम चलते हैं तीसरा फैक्टर पे। तो हमारा तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो जैसे हम एक कोई कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में हम क्या डाल रहे हैं, प्योर लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, और इसी लिक्विड को हम क्या करेंगे, इसी लिक्विड को हम एक बड़े वाले कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस लिक्विड को हम बड़ा वाला कंटेनर में ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं। तो ये कंटेनर उससे बड़ा कंटेनर है। तो जैसे हम इसको इस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने पर इवापोरेशन तो बढ़ता है लेकिन वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता है। कारण क्या है कि यहाँ सरफेस एरिया कम था, जैसे इसको हमने इस पर ट्रांसफ़र कर दिया सरफेस एरिया बढ़ गया, इवापोरेशन ज़्यादा होगा। किसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इसमें इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअली में होता क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ाने पर यहाँ स्पेस भी बढ़ गया। तो अगर यहाँ स्पेस और यहाँ स्पेस कंपेयर करें तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है, सरफेस एरिया बढ़ाने पर ऊपर का स्पेस भी बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर क्या हुआ, इवापोरेशन तो बढ़ा लेकिन स्पेस बढ़ जाने के चलते ऊपर का प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया of liquid rate of evaporation
increases, rate of evaporation increases, but vapor pressure remain constant. But vapor pressure remain constant. तो इस फैक्टर पे तो सरफेस एरिया पे तो हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। तो चलते हैं हमारा अगला फैक्टर, जो हमारा फोर्थ फैक्टर होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारा जो फोर्थ फैक्टर होगा वो होगा इफेक्ट of addition of non-volatile solute। अगर कोई प्योर लिक्विड लिए और उस प्योर लिक्विड में हम क्या ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए। जैसे पानी लिए और पानी में हमने क्या मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो क्या होगा वेपर प्रेशर में? वेपर प्रेशर में क्या परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रह जाएगा? तो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है हमने बता दिया है, जो ऐसा सब्सटेंस जो वेपर ना बन सके उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, और जो वेपर बन जाए उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस। तो पेट्रोल, केरोसिन, वाटर, कैम्फर, ये सब क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। नमक, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो हम कैसा सब्सटेंस मिला रहे हैं सॉल्यूट के रूप में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं लिक्विड में, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ फिर से एक कंटेनर लेने जा रहे हैं और इस कंटेनर में हम क्या ले रहे हैं, एक प्योर लिक्विड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, प्योर लिक्विड ले रहे हैं। तो प्योर लिक्विड में क्या होगा, पूरे लिक्विड में क्या होगा, एक ही तरह का मॉलिक्यूल होगा ना, होगा कि नहीं? तो हम एक यहाँ प्योर लिक्विड ले रहे हैं, तो ये जो लेयर सरफेस पे जो है, सरफेस पे किसका मॉलिक्यूल है, इस प्योर लिक्विड का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं, है कि नहीं जी? तो ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और इस प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल पूरे सरफेस पे है, बल्क में भी है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। पूरे सरफेस में प्योर लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग सर्किल से बना के ड्रॉ समझाए हैं। तो ये वोलेटाइल लिक्विड है, तो क्या होगा, इवापोरेट होगा। तो इसका क्या बनेगा, ऊपर में वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये धीरे धीरे इवापोरेट होगा और क्या बनेगा, वेपर। क्यों वेपर बन रहा है ये, क्योंकि ये कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल है। तो यहाँ पर क्या बना, वेपर। किसका बना, वेपर, इस प्योर लिक्विड का वेपर है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इस प्योर लिक्विड में हम क्या मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या मिला देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मान लीजिए हम चीनी मिला दिए इसमें, तो हम एक और डायग्राम बना रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या है, प्योर लिक्विड है। अब जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यानी क्या बना दिया, अब क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया ना। क्या बन गया, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए हैं, तो ये जो डॉट ब्लैक ब्लैक कलर का जो डॉट है, ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है। क्या है ये,
पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट पार्टिकल है। जो ब्लैक कलर का जो डॉट दिख रहा है अभी हम बनाए हैं, ये क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है। थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं हम समझने के लिए। तो सॉल्यूट पार्टिकल, तो होगा क्या कि जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो सरफेस पे भी आ जाएगा। क्या करेगा, सरफेस पे भी आ जाएगा। तो दिख रहा है आप लोग को कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है सरफेस पे भी आ जाएगा। तो प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल कहाँ गया, सरफेस पे आ गया। और सरफेस पे आ जाने के चलते प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया घट गया, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या आ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर बनेगा नहीं, बनेगा कौन, वोलेटाइल लिक्विड। प्योर लिक्विड जो है, जो कि वोलेटाइल है, वो बनेगा। तो यहाँ पर इवापोरेशन होगा लेकिन वेपर प्रेशर कम बनेगा। क्यों, क्योंकि अब सरफेस एरिया घट गया। सरफेस एरिया क्या है, घट गया है। तो प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कारण है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या किया, वो प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल जो था, प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल यानी जो कि वोलेटाइल लिक्विड था, उसका सरफेस एरिया कम हो गया। कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है, जिसके चलते प्योर लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो गया। तो इवापोरेशन कम होगा, वेपर कम बनेगा, और जब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ जान रहे हैं कि प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in pure liquid. When a non-volatile solute is dissolved in pure liquid, then vapor pressure of the liquid decreases। कारण क्या है, because surface area of pure liquid molecules is occupied because sum of the surface area, because sum of the surface area of pure liquid molecule is occupied by non-volatile solute particle।
तो व्हेन ए वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस बिकॉज सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ प्योर लिक्विड मॉलिक्यूल इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अगर हम पूछे किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर लिक्विड का कि सॉल्यूशन का? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज ज़्यादा होगा किससे? सॉल्यूशन से। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ऑलवेज क्या होगा? कम होगा किससे? प्योर लिक्विड से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ solution is always less than that of pure liquid। तो प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा? कम होगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा वेपर प्रेशर और वैसे कौन कौन से फैक्टर है जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉल्ड्स लॉ। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। तो हम दो वोलेटाइल लिक्विड लेने जा रहे हैं और उस दो वोलेटाइल लिक्विड का हम क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ले रहे हैं प्योर लिक्विड। ये कौन सा लिक्विड है? एक हमने लिया प्योर लिक्विड, और इस प्योर लिक्विड का नाम क्या दिया? प्योर लिक्विड ए। इस प्योर लिक्विड का नाम क्या है? प्योर लिक्विड ए। अब हम एक और लिक्विड ले रहे हैं, कोई दूसरा लिक्विड ले रहे हैं, वो भी प्योर लिक्विड ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक दूसरा लिक्विड ले रहे हैं और इस कंटेनर पे हम क्या कर रहे हैं? प्योर लिक्विड बी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी। ठीक है। तो प्योर लिक्विड, तो ये कैसा लिक्विड लिए हैं? सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। तो हम यहाँ दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे हैं। ए लिक्विड ए भी मेरा क्या है? वोलेटाइल है, और लिक्विड बी भी मेरा क्या है? वोलेटाइल है। तो दोनों वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या बनेगा? वेपर बनेगा। तो यहाँ पर किसका वेपर होगा? वेपर ए का। और यहाँ पर वेपर किसका बनेगा? वेपर बी का। तो प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर होगा इसको हम क्या लेंगे? इसको हम मानेंगे P0A। क्या मानेंगे? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम कैसे दिखाएंगे? P0A से डिनोट करेंगे। और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? P0B। P0A और P0B, स्मॉल p लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। अब हम एक बड़ा कंटेनर लेंगे, ये दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं? मिक्स करने जा रहे हैं। तो अब हम एक बड़ा ऐसा कंटेनर लेंगे। तो ये हमने लिया एक बड़ा सा कंटेनर,
प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी दोनों को हमने इस कंटेनर पे डाल दिया, दोनों को हमने इस कंटेनर पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा, तो ये अब बन जाएगा क्या, सॉल्यूशन ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो अब ये सॉल्यूशन बन गया, अब तो ये प्योर लिक्विड नहीं रहा, तो ये किसका सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी। क्लियर है। तो सॉल्यूशन जो बन गया, तो सॉल्यूशन में ए का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। लिक्विड बी का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या लिए है लिक्विड स्टेट में, एक्स से। मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे दिखाते थे, एक्स से और एक्स बी से, एक्स से रिप्रेजेंट करते थे मोल फ्रैक्शन को। इस सॉल्यूशन में लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स बी। तो हमने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, एक्स ए और एक्स बी लिख दिया है मोल फ्रैक्शन। तो ये वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा, वेपर बनेगा। तो यहाँ पर तो वेपर बनेगा, तो किसका वेपर बनेगा, ए का वेपर बनेगा या बी का वेपर बनेगा। तो लिक्विड ए भी वोलेटाइल है, लिक्विड बी भी वोलेटाइल है, तो यहाँ जो वेपर बनेगा वो ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। तो यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो वेपर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर दोनों का वेपर प्रेजेंट है, ए का भी और बी का भी। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टोटल वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, टोटल वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर, या इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ, ये सॉल्यूशन है वेपर ए और वेपर बी, तो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का ही तो वेपर है ए और बी। वेपर ए प्रेजेंट है, वेपर बी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसे हम कहेंगे टोटल प्रेशर। अच्छा, नीचे में भी सॉल्यूशन है और एक ऊपर में भी सॉल्यूशन है। नीचे में कौन सा सॉल्यूशन है, दो लिक्विड का सॉल्यूशन है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। ऊपर भी सॉल्यूशन ही है, दो गैस का सॉल्यूशन है, दो वेपर का सॉल्यूशन है, दो गैस का, गैस ए और गैस बी का सॉल्यूशन है। गैस इन गैस वाला याद कीजिए, गैस इन गैस वाला सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन ऊपर में भी बना है, तो यहाँ पर भी ए का कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, बी का भी मोल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई ए। अब हम एक्स से बोल रहे थे मोल फ्रैक्शन दिखाने के लिए, हम वाई ए से क्यों लिख रहे हैं, वाई से क्यों लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि हम एक्स से पहले ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, वो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड स्टेट का मोल फ्रैक्शन है। वेपर फेज का अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक्स के जगह पे वाई ले रहे हैं। तो वाई ये क्या है, वेपर ए का मोल फ्रैक्शन, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा ए का। तो उसी तरह बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का जो वेपर बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वाई बी। और पीएस क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब अगर हमको यहाँ पर टोटल प्रेशर निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल प्रेशर इस सॉल्यूशन का, इस पूरे सॉल्यूशन का हमको वेपर प्रेशर निकालना है, यानी प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। गैस के प्रेशर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, अभी हम क्या बताए थे थोड़ी देर पहले, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, मैनोमीटर। तो हम एक मैनोमीटर यहाँ लगा देंगे और वो मैनोमीटर इस कंटेनर का प्रेशर मेजर कर लेगा। तो क्या मेजर कर लेगा, इस कंटेनर का प्रेशर मेजर कर लेगा। अगर हम चाहते हैं
कि इस सॉल्यूशन में दो वेपर है, वेपर ए भी है, वेपर बी भी है। हम चाहते हैं वेपर ए का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना। क्या मैनोमीटर हमें वेपर ए का रीडिंग देगा? अगर हम चाहते हैं वेपर बी का इंडिविजुअल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो क्या मैनोमीटर हमें बी का इंडिविजुअल प्रेशर बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अगर हम यहाँ मैनोमीटर लगाएंगे तो वो हमें सिर्फ क्या देगा? टोटल प्रेशर बताएगा। क्या बताएगा? टोटल ए और बी दोनों का जो कंबाइंड प्रेशर यानी टोटल प्रेशर हमें बताएगा, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर बताएगा। इंडिविजुअल कंपोनेंट का, इंडिविजुअल वेपर का हमें प्रेशर नहीं बताएगा। यानी वेपर ए का प्रेशर, यानी वेपर ए का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर। क्या कहेंगे हम उसे? पार्शियल प्रेशर। तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या है वो मोनोमीटर नहीं बता पाएगा। बी का पार्शियल प्रेशर यानी बी का जो इंडिविजुअल प्रेशर क्या होगा वो भी हम मैनोमीटर से नहीं पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। तो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट फेल होगा तो आखिर हम उस डाटा को निकालेंगे कैसे? तो हम यहाँ पर इसके लिए रॉल्ड्स एक वैज्ञानिक है जो कि एक फॉर्मूला देने जा रहा है, एक लॉ देने जा रहा है, और उस लॉ का नाम है रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स ने एक लॉ दिया है कि हम कैसे किसी वेपर का सॉल्यूशन में से इंडिविजुअल प्रेशर निकाल सकते हैं, यानी हम कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम रॉल्ड्स लॉ के मदद से। तो हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग अब पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ। तो हम एक हेडिंग देते हैं, रॉल्ड्स लॉ। तो हमारा रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquid for a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. For a solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. तो ये कहा था रॉल्ड्स ने। अब हम इसे समझते हैं कि रॉल्ड्स लॉ ये जो लिखा हुआ है ये क्या कर रहा है। तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहना चाह रहा है कि जब हम दो वोलेटाइल लिक्विड का हम सॉल्यूशन लेते हैं और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसका? किसी एक कंपोनेंट का, तो उस कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। तो जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे हम इस सॉल्यूशन है ए और बी का और उसके ऊपर किसका सॉल्यूशन है? वेपर ए और बी का। तो वेपर ए का हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो रॉल्ड्स ने क्या बताया? आगे बताया है
कि अगर हम ए का जो पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो एक्स ए तो क्या है, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, लिक्विड स्टेट वाला सॉल्यूशन एक्स ए। तो अगर हम वेपर ए का जो पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो वेपर ए का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, उसके मोल फ्रैक्शन का, किसमें, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में कितना है, एक्स ए। उसी तरह अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो किसका मोल फ्रैक्शन, बी का। तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी। तो यही बात रॉल्ड्स का रहा है और यही रॉल्ड्स लॉ है कि नहीं। तो अगर हम इसको इक्वल करना चाहते हैं पी ए इक्वल टू, तो अगर इसको इक्वल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, एक कांस्टेंट लगाना होगा। कांस्टेंट क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए। तो ये पी नॉट ए क्या है, एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट पी नॉट ए है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो एक्स ए में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसके प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दे, तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है ना। अगर कोई भी प्योर लिक्विड लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रख लेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट ही होगा। तो ये कांस्टेंट है। तो एक्स ए में हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पी नॉट ए, और पी नॉट ए क्या है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। उसी तरह पी बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स बी पी नॉट बी। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, लिक्विड ए का और तो यहां पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वेपर ए का पार्शियल प्रेशर और वेपर बी का पार्शियल प्रेशर। अगर हम चाहते हैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, इस सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना, तो ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर को अगर जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं पता चल जाएगा। तो हम इसके लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा। कहाँ से मिटाएं, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अगर हम इस सॉल्यूशन का क्या निकालना चाहते हैं, टोटल प्रेशर, यानी हम निकालना चाहते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, पीएस। तो पीएस क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर का सम होगा। एक जितना प्रेशर लगा रहा है और बी यहाँ प्रेशर लगा रहा है, दोनों प्रेशर को ऐड कर देंगे तो वही तो टोटल प्रेशर है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी पीएस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पीए प्लस पीबी। तो पीए का वैल्यू क्या था, एक्स ए पी नॉट ए, और पीबी का वैल्यू क्या है, एक्स बी पी नॉट बी। तो ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया जो कि ये रॉल्ड्स लॉ का इक्वेशन है। तो टोटल प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। तो अगर यहाँ पर हमें एक्स से पता हो, यानी एक ही लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पता हो, दूसरा लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हमें पता नहीं हो,
तो अगर हमको पता है, अगर एक लिक्विड का अगर हमको मोल फ्रैक्शन पता होगा, एक कंपोनेंट का पता होगा, तो दूसरा का तो मोल फ्रैक्शन अपने आप निकल जाएगा। 1 माइनस गिवन मोल फ्रैक्शन में घटा देंगे तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमें ए का पता है, बी का मोल फ्रैक्शन पता नहीं है, तो हम उसको इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स ए पी नॉट बी। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, एक्स ए दिया हुआ है, सॉरी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, कैसे दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि दो लिक्विड है, उस दो लिक्विड में हम सॉल्यूशन बनाएं, ए का वेट दे दिया, बी का वेट दे दिया, और पी नॉट ए का वैल्यू दे देगा, पी नॉट बी का वैल्यू दे देगा, पी नॉट ए का वैल्यू दे दिया, पी नॉट बी का वैल्यू दे दिया। तो वेट से आप मोल निकालिएगा, मोल से क्या निकालिएगा, मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, और आपको बोलेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालिए। तो यहाँ तो वो सिंपल है, कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दे, पी नॉट ए दे दे, पी नॉट बी दे दे, यहाँ पर बोलेगा दोनों सॉल्यूशन के कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, यानी कॉम्पोजिशन बताइए। कॉम्पोजिशन जब भी पूछेगा सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी हमको क्या पूछ रहा है, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू पूछेगा। ऐसा भी देखा तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पी एस दिया हुआ है, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है, तो हमें तो एक बार में एक इक्वेशन से दो चीज़ें मिल सकता है। तो इसीलिए हम एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए में कन्वर्ट किए हैं, और ऐसा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर भी एक्स ए आ गया और एक्स ए आ गया। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जो हमें मिलेगा एक्स ए मिलेगा, और एक बार जब हम एक्स ए फाइंड कर लेंगे तो एक्स पी नहीं निकल जाएगा। तो एक्स ए अगर हमें पता है तो एक्स बी निकल जाएगा, 1 में घटा देंगे। तो यहाँ तक तो हम क्या किए, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किए। तो अब एक क्वेश्चन और दिया रहेगा इसमें, तो क्या क्वेश्चन दिया रहेगा, तो यहाँ पर दिया रहेगा कि आपको YA और YB कैलकुलेट करना है, यानी वेपर फेज का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। वेपर ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वेपर बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि ऊपर में भी सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। तो इस गैसियस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। तो लिक्विड सॉल्यूशन का हमें कॉम्पोजिशन फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, वेपर फेज वाला कॉम्पोजिशन, वेपर वाले सॉल्यूशन का यानी गैसियस सॉल्यूशन का हमें कॉम्पोजिशन फाइंड करना है। यानी हमें क्या फाइंड करना है, YA और YB। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है YA और YB कैलकुलेट करना है। तो YA और YB कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो रॉल्ड्स ने हमें क्या बताया था, तो रॉल्ड्स ने हमें सिखाया था पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने का तरीका। क्या तरीका बताया था रॉल्ड्स ने, तो रॉल्ड्स ने बताया था कि अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो उस वोलेटाइल लिक्विड के ऊपर जो सॉल्यूशन बन रहा है वेपर ए और वेपर बी का, उसका आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, यानी PA और PB का हमको क्या निकालने बोला था, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका सिखाया कौन, रॉल्ड्स। तो एक पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका एक और साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम है डाल्टन, जो कि क्लास 11 में पढ़ना था। तो क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि अगर हम गैसियस सॉल्यूशन लेते हैं, क्या लेते हैं हम, गैसियस सॉल्यूशन लेते हैं, यानी एक सिलेंडर लिए हैं, एक कंटेनर लिए हैं, कंटेनर थोड़ा अच्छा बना ले हम, तो हम यहाँ पर एक कंटेनर लिए हैं और इस कंटेनर में हम क्या लिए हैं, गैस A
गैस ए प्लस गैस बी प्लस गैस सी। तो यहाँ हम 3 गैस लें, यानी यहाँ पर एक गैसियस मिक्सचर है। तो इस कंटेनर में जो प्रेशर लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये नहीं लगेगा, गैस ए का भी प्रेशर लगेगा, गैस बी का भी प्रेशर लगेगा और गैस सी, तीनों अपना मिलकर प्रेशर लगेगा, उसे क्या कहेंगे? टोटल प्रेशर। तो डाल्टन ने भी क्या बताया था कि जो टोटल प्रेशर होगा ना, जो टोटल प्रेशर होगा पी टोटल, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर प्लस सी का पार्शियल प्रेशर, तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। हम इससे ज़्यादा भी गैस ले सकते थे। तो टोटल प्रेशर क्या होता है? इंडिविजुअल प्रेशर का सम, यानी पार्शियल प्रेशर का सम होता है। तो अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना, हमें क्या निकालना है? पी ए। तो डाल्टन ने इसके लिए क्या तरीका बताया? रॉल्स ने भी एक तरीका बताया था पी ए निकालने का। क्या तरीका बताया था? एक्स ए पी नोट ए। पी ए का तरीका क्या था? पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका एक्स ए पी नोट ए, ये तरीका बताया था ना रॉल्स। लेकिन डाल्टन कौन सा तरीका बता रहा है? डाल्टन सिर्फ बात कर रहा है गैसियस सॉल्यूशन का। एक गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी का सॉल्यूशन हो, यानी गैसियस सॉल्यूशन हो। तो अगर हम उस गैस, पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? गैस ए का एक्स ए। गैस बी का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स बी। और गैस सी का मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स सी। ठीक है ना? तो यहाँ पर डाल्टन क्या कर रहा है कि अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप उसका मोल फ्रैक्शन लीजिए एक्स से और टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह बी का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए? गैस बी का मोल फ्रैक्शन लीजिए और टोटल प्रेशर से आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर सी का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन लीजिए और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों का पार्शियल प्रेशर निकल जाए तो रख दीजिए और जोड़ दीजिए तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है? वाई ए और वाई बी। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, यानी अभी हम क्या सीखे कि एक पार्शियल प्रेशर का निकालने का तरीका कौन बताया? रॉल्स। क्या तरीका था? एक्स ए पी नॉट ए, यानी उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में लीजिए और पी नॉट ए से नहीं, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस वेपर का आप पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए। तो ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स। और एक तरीका कौन बताया? डाल्टन। तो ये भी तो गैसियस सॉल्यूशन है, ऊपर वाला जो सॉल्यूशन देखना है वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो हम अगर ए का पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? उस गैसियस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई ए। और टोटल प्रेशर क्या है? मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल प्रेशर क्या है? पी एस है। तो ये तरीका किसके द्वारा दिया गया है? डाल्टन के द्वारा। उस गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई ए और टोटल प्रेशर पी एस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोनों से तो वैल्यू सेम ही आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो इस दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं वाई ए पी एस इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, लिख सकते हैं कि नहीं? तो वाई ए हमारा क्या होगा? एक्स ए पी नॉट ए बाय पी एस। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? वाई ए यानी वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह से सिमिलरली ए की जगह पे बी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वाई बी इक्वल टू क्या होगा? एक्स बी पी नॉट बी बाय पी एस। तो इस तरह से हम
वाई बी का यानी वेपर बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन निकालना सीख गए। अब आगे हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, फार्मूला क्या है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm Hg and 415 mm Hg रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, सबसे पहले कि दो चीज़ों का सॉल्यूशन लिया गया है, एक क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला है CHCl3 और दूसरा लिक्विड कौन है डाइक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला है CH2Cl2। तो उन दोनों को मिलाया गया है 298 केल्विन पर और दोनों का वेपर प्रेशर क्या है 200 mmHg और 415 mmHg। तो 200 mmHg क्लोरोफॉर्म का है वेपर प्रेशर है और डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर क्या है 415। तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। एक क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दिया गया है और एक डाइक्लोरोमीथेन का दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना और दोनों वोलेटाइल लिक्विड है तो उसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का कितना मात्रा मिला है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। तो जब हम 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म का और 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन मिलाते हैं तो हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी हमें PS फाइंड करना है। और दूसरा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी YA और YB निकालना कैलकुलेट करना है। तो यानी हमें कैलकुलेट करना है YA और YB कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हम उसको लिख लेंगे। तो पहले हम 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर दो लिक्विड दिया, एक लिक्विड क्या है CHCl3, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्लोरोफॉर्म। क्या कहेंगे क्लोरोफॉर्म। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं A से। और एक दूसरा लिक्विड है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे B से। तो हमें P0A दिया हुआ है। तो P0A क्या दिया हुआ है, यानी क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर क्या दिया हुआ है 200 mmHg। और P0B यानी डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 415 mmHg। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है WA दिया गया है। कितना है WA, यानी क्लोरोफॉर्म का वेट क्या है 25.5 ग्राम। और WB क्या दिया हुआ है हमारे पास 40 ग्राम। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है PS। क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट में तो हमें ये फाइंड करना है ना। तो PS का फॉर्मूला क्या है हमारे पास PS इक्वल टू XA P0A प्लस XB P0B। तो P0A दिया हुआ है P0B दिया हुआ है, बस हमें फाइंड क्या करना है XA और XB का वैल्यू। तो वेट दिया है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है वेट बाय गिवन वेट बाय मोलर मास। तो अगर हम WA निकालना MA निकालना चाहते हैं तो MA का क्या फॉर्मूला है CHCl3। तो देखो हम यहाँ MA कैलकुलेट कर लेते हैं। तो MA का फॉर्मूला क्या है CHCl3 CH और क्लोरीन कितना है 3Cl है। तो कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो लगभग एक होता है 12 + 1 13 हुआ ना, और 35.5 × 3
35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 और 0.5 को 3 बार से तो 106.5 तो हो गया 119.5। एक बार शायद पहले भी कैलकुलेट किए थे हम लोग, हम बताए थे। तो एम ए कितना फाइंड कर लिए हम लोग 1। तो साथ में एम बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमको काम पड़ेगा। तो क्या है फॉर्मूला CH2Cl2। तो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 35.5 तो 14 प्लस 71 और 4 75 और 10 85। तो यहाँ एम बी कितना आ गया 85 आ गया है। तो एम ए और एम बी दोनों कैलकुलेट कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया है हमारा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल जो होगा वो क्या होगा डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है 25.5 और एम ए कितना है 119.5। उसी तरह अगर हम एन बी निकालना चाहें तो डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा डब्ल्यू बी है 40/85। तो एन ए क्या है 25.5/119.5। तो इसको चलो डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 25.5 पॉइंट को हम पहले हटा करके क्या कर देते हैं यहाँ 10 लिख देते हैं। तो 255 को डिवाइड किससे करना है हमको 119.5। तो हम बताए थे क्या कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हम क्या मान लेंगे इसको एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 120 से डिवाइड कर देते हैं। रिजल्ट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो कितना बार में होगा 2 बार में कितना होगा 240। इस तरह करने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। तो कितना बचेगा 15। फिर जीरो लेंगे तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा कितना बार में 1 बार में। तो कितना हो जाएगा आपका 120 है कि नहीं। इतना काफ़ी है क्योंकि नीचे 10 भी है। तो 2.1/10 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.21। तो हमको क्या पता चल गया एन ए का वैल्यू पता चल गया 0.21। तो उसी तरह बी का नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। तो बी का जो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे हम क्या करेंगे फिर इसे उसी तरह डिवाइड करेंगे एन बी इक्वल टू 40/85। तो 40 को डिवाइड करेंगे किससे 85 से। तो नहीं कटेगा तो 0 देना पड़ेगा ना पॉइंट। कितना बार में 4 बार में। 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में क्या होगा 20 32 34 60 0। कितना बार में होगा 85। देखो यहाँ पर यहाँ 85 है ना 8 और यहाँ पर एक प्लेस छोड़ दो तो कितना होगा 60। तो 8 के टेबल में 60 कितना बार में आएगा तो 7 बार में 56 आता है। तो 7 बार में तो कितना हो जाएगा 35 48 56 तो लगभग 5 बचा। तो यानी जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो क्या आएगा 0.47। तो हमने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिया है एन ए और एन बी कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी। तो एक्स ए एक्स बी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो एक्स ए फाइंड करने का क्या तरीका है हमारा। तो हमारे पास एक्स ए फाइंड करने का तरीका जो है इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो एक्स ए इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन एन ए प्लस एन बी।
तो Na क्या है हमारे पास, तो Na है हमारे पास 0.21 और टोटल मोल क्या है 0.21 प्लस 0.47, तो भाग देंगे तो कितना होगा 0.21 डिवाइडेड बाय 8 6 0.68, 0.21 को डिवाइड करेंगे 0.68 से, तो अगर डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0.31 आएगा। x से निकल गया तो x भी नहीं निकल जाएगा, तो x भी क्या होगा 1 माइनस एक्स से, तो हम क्या करेंगे 1 में क्या करेंगे x से घटा देंगे, तो 0.31 घटा देंगे तो क्या होगा 100 में 31 घटा दो तो क्या हो जाएगा 0.69, तो XB का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा 0.69, तो हमारा XA का वैल्यू आ गया 0.31 और XB का वैल्यू क्या आ गया 0.69। तो हमने यहाँ XA XB फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है क्या PS, तो PS इक्वल टू क्या होता है XA P0A प्लस XB P0B, यही फॉर्मूला है, PS निकालना ही है हमें। तो XA क्या है 0.31, P0 दिया हुआ है P0A 200, XB दिया हुआ है, XB हमने कैलकुलेट किया 0.69 और P0B कितना है 415। तो जब इसको सॉल्व करेंगे टू 200 को देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3162 2 0, तो 2 पॉइंट लगा देंगे आगे, 2 पॉइंट यानी 62 आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर 62 आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 415 को मल्टीप्लाई कर दो आप 0.69 से, तो 0.69 को देखो ना 0.69 को हम क्या मान लेंगे 0.7 मान के चलेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा वेरिएशन 0.7, 5 सते 35, 7 और 3 10, 7 चौके 28, तो लगभग कितना आ रहा है वैल्यू 280 आ रहा है, तो 280 आएगा लगभग, तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 280। थोड़ा मोड़ा वैल्यू आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा 0 2 2 8 6 14 2 और एक 3, तो हमारा जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा 342, और सॉल्यूशन का प्रेशर जो है उसका यूनिट क्या होगा mmHg। तो जो पहला था क्वेश्चन हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो PS हमने कैलकुलेट कर लिया, अप्रॉक्स में 342 वैल्यू आ रहा है, तो अप्रॉक्स लेके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपका एग्जाम में आंसर गलत नहीं होगा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड करना है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज, तो हमें वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, यानी हमें YA और YB कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन 2, तो हमें फाइंड क्या करना है वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, तो YA इक्वल टू क्या था फॉर्मूला XA P0A बाय PS, ये ना फॉर्मूला था। तो क्या होगा देखिए XA का वैल्यू क्या था XA P0A, XA P0 का वैल्यू जब हम निकाले हैं
0.31 इंटू 200 बाय PS। PS कितना निकला? 342। तो YA का जो वैल्यू होगा तो 0.31 को 200 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है? 62 बाय 342। तो 62 को आप 342 से डिवाइड कीजिएगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे ज़रा देखिए। 62 है, इसको हमने डिवाइड किया 342 से, तो 0 लिया हमने कितना बार में? 0.1 बार में। 342 10 में 2 माइनस कर देंगे तो 8, 1 बचा, एक कैरी लिया, 11 में 4 गया 7, 5 में 3 गया 2। अब क्या करेंगे? एक 0 और लगाएंगे तो कितना बार में होगा ये? 8 बार में होगा। तो 9 बार में तो देखो कैसे निकालते हैं, तरीका सीखो। तो यहाँ का अगर हम 2 प्लेस छोड़ के बात करें, 3 है तो यहाँ का भी 2 प्लेस छोड़ दो, तो 3 का टेबल में 27 कितना बार में आता है? 9 बार में। लेकिन तो यहाँ 342 है, अराउंड 3.5 के अराउंड है, तो 9 बार में तो होगा नहीं। कितना बार में होगा? 8 बार में हो सकता है। तो ये 8 बार में होगा। हम करके भी देख लेते हैं। 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 33, 8 3 जा 24, 24 27, तो अप्रॉक्स में आ गया। तो कितना आया YA का वैल्यू? 0.18। तो अगर मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का आ जाता है तो दूसरा कंपोनेंट का ऐसे ही निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 1 माइनस YA, तो 1 माइनस 0.18, तो कितना होगा? 100 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना होगा? 0.82। तो यहाँ पर हमने YA कितना फाइंड किया? 0.18, और YB कितना फाइंड किया? 0.82। तो इस तरह से हमने क्या किया? वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन भी फाइंड कर लिया। थोड़ा टाइम लगता है इसे क्वेश्चन को करना, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये था रॉल्ड्स लॉ पे। रॉल्ड्स लॉ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा रॉल्ड्स लॉ कंप्लीट हुआ। अब जो मेरा अगला वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो उस अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।